अभी तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आपने एनएसडी किया और अभी आपने बताया कि आशीष विद्यार्थी आपके जो है साथ में रहे। हाँ। तो जिस तरीके से एक परसेप्शन मनोज वाजपेयी का नहीं हुआ, हाँ, उसमें मनोज वाजपेयी नहीं हो पाया बेचारे का, उसका आखिरी था। हाँ, बहुत अफसोस हुआ हम लोगों को भी। हाँ। तो उसमें जनरली ये होता है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जब लोग निकलते हैं तो ज़्यादातर लोग सिनेमा की तरफ रुख करते हैं, मुंबई रुख करते हैं, और आप वहाँ से फिर पटना वापस आते हैं। तो ये जो मतलब क्या था मन में, क्या चल रहा था इस चीज़ को लेकर? मन में तो ये था कि थिएटर का ट्रेनिंग लेना है, लेकर वापस आना है। क्योंकि मेरे पास एक टीम थी, मेरे पास 70-75 लड़के हैं इतना, और मैं ऑलरेडी यहाँ काम कर चुका हूँ, तो मेरा ग्रुप है ना ऑलरेडी। तो छुट्टियों में इसीलिए मैं वापस आता था मैं, और विदेशिया के ऊपर काम करना। पहले 3 घंटे का होता था तो उसको 2 घंटे का करना, फिर काट पीट करके आजकल 2 घंटे का किया है। तो काटता रहता था, उसके शोज होते रहते थे, तो वो सब करता रहा मैं। छुट्टियों में आया तो नल दमयंती किया सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर जो पास करके निकला तो खड़िया घेरा किया। तो वो सारे नाटक मेरे प्रशिक्षण के दरमियान मैंने उन सारे प्लेस को किए। तो कभी सिनेमा का ग्लैमर आपको नहीं खींचा उधर? नहीं था जी। शुरू में तो लगा कि मैं एक्टिंग में अगर रह जाता तो उधर ही जाता। अच्छा। लेकिन मैंने डायरेक्शन में डिप्लोमा ले लिया, तो और चूँकि मैं प्ले डायरेक्ट करके 2 प्ले डायरेक्ट करके प्रूफ कर दिया कि मैं डायरेक्टर हूँ, और मेरे अंदर नेतृत्व करता की क्षमता। 75 लोगों को हैंडल करना आप समझते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन को भी चलाना, तो वो लीडरशिप क्वालिटी मेरे अंदर थी। तो मैंने उसको पहचाना कि नहीं, एक्टर मैं नहीं बन सकता हूँ। एक समय ऐसा आने लगा कि मैं एक्टिंग जब कर रहा हूँ, हम आप एक्टिंग कर रहे हैं, आपने कुछ बोला तो गलत बोल दिया, तो मेरा कंसंट्रेशन भंग हो गया। मैं कोई एक्टर हूँ, या मैं हंस दिया, मुझे हंसी आ गई, आपने गलत बोल दिया, अशुद्ध बोल दिया, तो मैं हंस दिया, तो आप रिएक्ट करेंगे कि मेरी ये गलतियों पे हंसते हो और ये करते हो, मजाक उड़ाते हो। तो वो लोग, मुझे लगने लगा कि मेरा कंसंट्रेशन तो ब्रेक हो रहा है, जिसका अर्थ है मेरे अंदर का डायरेक्टर जाग रहा है वहाँ। तो फिर ये सिलसिला बहुत दिनों तक चला। कर लेता था मैं, लेकिन बहुत बर्दाश्त करके हंसी रोक पाता था। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं एक्टिंग उसको धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू किया, और डायरेक्शन में ही पूरी तरह से डायरेक्शन में आ गया। बजाज साहब ने कहा कि एक्टिंग में आ जाओ, क्योंकि फर्स्ट ईयर में एक्टिंग करना होता है, तो हम एक्टिंग कर रहे थे। तो सत्यदेव दुबे का मैं फेवरेट एक्टर था। अच्छा। हाँ, मेरी स्पीच लोग वो बाद में रिकॉर्डिंग आने वाले बैच को सुनाते थे कि देखो स्पीच देखो इस लड़के का, संजय का। सो अलेक्जेंडर का मैंने रोल किया था, तो उसका स्पीच है, तो उसको बच्चों को पढ़ाते थे। अच्छा। दिखाते थे कि क्वालिटी देखो। तो फर्स्ट ईयर में तो होता रहा, सेकंड ईयर से स्पेशलाइजेशन में आ गया। उसके बाद मेरा अभिनय छूट गया, और फिर वो डायरेक्शन का पढ़ाई और दिन रात उसी में लगे रहना, डायरेक्शन करना। तो एक्टिंग छूट गया, छूटा सो छूटा। उसके बाद मैं डायरेक्टर का भूत सवार हो गया, डायरेक्टर बनना है। और उसी दरमियान पास होने के बाद सबसे पहला मुझे असाइनमेंट एज म्यूजिक डायरेक्टर भानु भारती जी ने दे दिया। भोपाल में, ये दिल्ली में गोदान कर रहे थे, तो गोदान का म्यूजिक 13-14 गाने मतलब निकला, और मुझे एक प्रोफेशनल असाइनमेंट मिल गया। तो उसके पहले थर्ड ईयर में सबसे पहला अगर श्रेय जाता है तो अंकुर जी को जाता है। कि रुस्तम सोहराब पारसी कर रहे थे, उन्होंने मुझसे म्यूजिक करवाया। और मैंने उसमें बहुत लंबा ऑर्केस्ट्रा बैठाया, सितार बज रहा है, सरोद बज रहा है, फ्लूट बज रहा है, फिर क्लैरिनेट बज रहा है, हारमोनियम है, ढोलक है, तबला है। ऐसे एनएसडी का प्रोडक्शन है। तो एज म्यूजिक मुझे एक्सप्लोर करने का पूरा मौका मिला, और खूब मैंने उसका भरपूर सदुपयोग किया। और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जागा कि मैं तो म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में भी मुझे लोग पहचान बनने लगी। तो म्यूजिक में मुझे काम बहुत मिलना शुरू हुआ। एज म्यूजिक डायरेक्टर
मुझे बहुत बंसी कौल जी के साथ बहुत काम करना है, उनके सारे नाटकों बाबा कांत के साथ, कांत जी के साथ मैं 1 महीना पूरा रहा उनके साथ जी। और उनके अंडर में मैंने एक्टिंग भी की, गाने भी सीखे और उनके तमाम गानों को मैं ही याद रखता था जी। और वो हारमोनियम पे आते थे, बोलते थे कि देखो संजय देखिए मैं जो कंपोज करता हूँ फिर भूल जाता हूँ, तो आपको याद रखना है। उस वक्त मोबाइल वगैरह था नहीं, रिकॉर्डिंग वगैरह, तो आपको याद रखना है और कल बच्चों को आप ही को बताना है, मैं भूल जाता हूँ। तो मैं कमरे में हारमोनियम बजा बजा के 30-40 गाना उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रियाज कर रहा हूँ। जी। तो ये मेरे लिए ट्रेनिंग था ना, तो कि कांत जी के कंपोजिशंस को मैं सारा देख रहा हूँ, तो वो एक तरह से मेरे लिए वो ऐड किया मेरे टैलेंट में। कांत जी ऐड हुए तो छंदों को कैसे तोड़ा जाता है। पहले तो हम लोग तुकांत कविता और छंद में लय में वाली जो कविताएं होती थी उसको कंपोज करते थे। बाद में खड़िया का घेरा में मैंने ब्रेख्त का जब काम 90 में निकला, उसके पहले मैं कांत जी के साथ काम कर चुका था। तो कांत जी के अंदर जो तोड़ते हैं लय को या छंदों को जब तोड़ते हैं, या तुकांत ब्लैंक वर्स पोइट्री है, उसको जब वो कंपोज करते हैं, वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो सीखने का मेरे लिए बहुत ही अद्भुत अनुभव था। मैंने क्या रे गद्य को भी कंपोज कर दे रहे हैं। तो फिर मैंने कोशिश की, तो जैसे ही पास किया मैं, तो गोदान में एक गद्य था पूरा, उसको कंपोज किया था। और फिर बाद में खड़िया का घेरा जब किया 90 से निकलने के बाद स्कूल से, तो उसमें मैंने ब्रेख्त के पोइट्री को के साथ खेल करना शुरू किया। और उसका बड़ा ही अभी तक वो मैं गाता हूँ या लोग गाते हैं उसके कंपोजिशंस। तो एक रंग संगीतकार के रूप में भी काफ़ी प्रसिद्धि मिली आपको, बहुत सारे नाटकों में आपने रंग संगीत। तो एक सामान्य से जो एक धारणा है कि संगीत तो हम लोग समझते हैं, गायन वादन और सारी चीज़ें, रंग संगीत को अगर हम देखना चाहें, जानना चाहें, तो इसको किस रूप में बताता हूँ मैं। तो क्या हुआ कि संगीत में मुझे बहुत ज़्यादा काम मिलने लगा। सर्वाइवल के लिए मुझे बहुत बढ़िया था, सर्वाइव तो कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि तो मेरे ऊपर मुहर लग रहा है संगीत डायरेक्टर का। तो मुझे कहा जा रहा है कि संजय उपाध्याय का म्यूजिक, तो मुझे लगा कि मेरा डायरेक्टर कहाँ गया, उसकी पहचान नहीं बन रही है वो। तो मैंने धीरे धीरे म्यूजिक करना कम कर दिया और मैंने मना करना शुरू कर दिया। मैंने भानु जी को मना किया, मैंने रविंद्र को मना किया, मैंने बंसी जी को मना किया कि नहीं। मैंने ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे संगीत नहीं आती है, मैं भूल गया। इतना इरिटेट हो गया मैं कि अच्छा ये तो राजनीति होने लगी मेरे खिलाफ कि इसको डायरेक्टर नहीं बनने देना है, इसको म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में इसको ये कर देना है। तो मैंने सारा सरेंडर किया। हमने कहा कि अपने नाटकों में म्यूजिक करूँगा, किसी दूसरे के नाटक में म्यूजिक नहीं करूँगा ऐसा लगेगा कि करना चाहिए। मैं तो ये नहीं किया कोई भी। अब हर दूसरा आदमी आके हमको कर रहा है कि मेरे नाटक में म्यूजिक कर दीजिए, मेरे नाटक में म्यूजिक कर दीजिए। तो फिर मैंने उसको कंट्रोल किया। जब मैं वापस 90 के बाद फिर मैं पटना में रह गया और पटना में 4 साल उन्हीं दरमियान ये सब काम करता था। हाँ, ये काम ज़रूर हुआ कि एनएसडी मुझे एज विजिटिंग फैकल्टी बुलाने लगी, एज म्यूजिक। हाँ, मतलब एक कंप्लीट पैकेज है विदेशिया, तो विदेशिया कराने के लिए, विदेशिया के ऊपर डेमो करने, बच्चों को सिखाने के लिए। तो वो 15 साल मैंने सिखाया बच्चों को विदेशिया क्या है, विदेशिया। तो आप सोचो कि 15-20 साल से बच्चे एनएसडी के विदेशिया गा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो आप ही की वजह से वहाँ विदेशिया को जो है जाने लोग और उसको एक प्रशिक्षण के रूप में भी वहाँ पे स्वीकार किया गया था। बिल्कुल आज भी वो गाते हैं और एक तरह से विदेशिया को राष्ट्रीय गान की तरह, एंथम की तरह वो गाते हैं जितने भी थिएटर वाले हैं। तो कासे कहूँ मैं दर्दिया रामा पिया परदेश के, ये तो एंथम ही हो गया है। तो पूरा का पूरा विदेशिया को इतना राष्ट्रीय जो उनको सम्मान मिलना चाहिए वो मिला है। पहले भी था, भिखारी ठाकुर का नाम था, राय बहादुर थे और बहुत ही, लेकिन भिखारी ठाकुर के बाद
अब मैं अपने आप को क्यों नहीं कहूँ कि भिखारी ठाकुर पार्ट 2 अपने आप को कह सकता हूँ, ठीक, मैं उनकी परंपरा में हूँ। बिल्कुल। और एक पढ़ा लिखा नौजवान जो भिखारी ठाकुर की परंपरा में है। मैं वही सवाल करने वाला था कि जैसे आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो वहाँ तो हम ब्रेख्त को पढ़ रहे हैं, स्तानिस्लॉवस्की को पढ़ रहे हैं, और तमाम जो दुनिया के नाटककार हैं, रंगकर्मी, उनको पढ़ रहे हैं, और एक आधुनिक रंगमंच से आपका परिचय हुआ वहाँ पे। और वहाँ से आने के बाद बिल्कुल आपने फोक नाटक विदेशिया को लिया और इसको इतना पॉपुलर किया। तो विदेशिया से जो एक विशेष लगाव आपका रहा, तो कौन सी वो बिंदु रही और किन किन बिंदुओं पर आपका लगाव रहा विदेशिया से? विदेशिया जब मैं कर रहा था ना, तैयार कर रहा था, 3 महीने में तैयार हुआ था। 1 महीना तो उसको कंपोज करने में लगा, 1 महीना उसके अभिनय पे और उसके भोजपुरी बुलवाने में। सब पटना के लड़के थे, तो पटना जिला वाले, उनको सिखाना, और उसके बाद फिर उसका रिहर्सल और ये तमाम, ये 3 महीना लगा था। मन लगाकर मैंने गाने बनाए और मन लगाकर मैंने, और मुझे लग रहा था कि कुछ बड़ा काम होने जा रहा है, और आपके सिक्स सेंस में कुछ चलने लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ उसका आगे रिजल्ट मिलेगा, और एक कमर्शियल भी है, प्रोफेशनल भी है, इसके अंदर कंटेंट भी है, इसके अंदर विस्थापन का दर्द है, और विस्थापन की समस्या आज भी है। आज हम सब विस्थापित हो रहे हैं, तो बड़े लेवल पे विस्थापन का चल रहा है। तो ये अपने आप में कॉन्टेम्प्ररी है, प्रासंगिक है, उसके अंदर ओपेरा है, उसके अंदर शैली है, उसके अंदर एक संस्कृत नाटक परंपरा उसके साथ जुड़ा हुआ है, और लोक परंपरा का जो एक व्याकरण है वो पूरा का पूरा उसके साथ है, उस स्क्रिप्ट में मौजूद है। तो मैं लोक को शास्त्रीय आख्यान भी कर रहा था, और शास्त्रीय आख्यान को लोक आख्यान में बदल रहा था। तो राग रागनियों का प्रयोग, ये सब जितना भी है रंग संगीत में, वो सारा प्रयोग भी मैं कर रहा हूँ। विदेशिया में ही मैंने ढेर सारे राग रागनियों का प्रयोग किया, जबकि वो तो एक ही जैसा है। हाँ, वो तो एक उसके जो एक धुन है वो एक, हाँ, तो वो तो एक लय हो जाएगा, तो एक रूपता आ जाएगी। तो और रात भर लोग करते थे पहले, और उसको क्यों नहीं उसको तोड़ा जाना चाहिए। और तब मैंने उसकी धुनों को मैंने फिर से क्रिएट किया, रिकम्पोज किया, और कुछ ओरिजिनल जो विदेशिया है उसको रहने दिया, और उसका विस्तारित करने की कोशिश की है। और उसकी जो मूल आत्मा है, विदेशिया का जो दर्द है, विरह है, वो तो रहेगा। और उसके साथ साथ वो धुनें भी रहेंगी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उसको सम्मान देते हुए उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना, जो मैंने कंट्रीब्यूट किया कि उसको विस्तारित किया। और रंग संगीत की वजह से वही रंग संगीत की मैं भी बात करूं कि जैसे एक कंप्लीट डायरेक्टर के रूप में आपको पहचान मिली, और लेकिन अभी भी वो रंग संगीत जो पीछा नहीं छोड़ता है, एक रंग संगीतकार के रूप में अभी भी आपको जो है माना जाता है, और बहुत सारे संस्थाएं आपको बुलाती हैं प्रशिक्षण देने के लिए रंग संगीत का, और एक अलग से वो कार्यक्रम होता है रंग संगीत। तो वही मैं जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि संगीत से इतर रंग संगीत हम किसे कहेंगे और किस रूप में उसको हम जानेंगे? देखिए, संगीत जो होता है प्योर आर्ट होता है, रंग संगीत जो है प्योर आर्ट नहीं है, ये अशुद्ध कला है। अच्छा। इसमें कोई राग रागनी नहीं है, कोई फिक्स उसका मतलब लय नहीं है, ताल नहीं है, न राग है न रागनी है, कोई ऐसा। तो वो एक तरह से अप्लाइड आर्ट की तरह है, अप्लाइड आर्ट की तरह, वो प्योर आर्ट नहीं है। तो इसलिए उसके अंदर नाटक में दिए जाने वाले संगीत या नाटक में घटित हो रही घटनाओं को इन्हांस करने वाला उस स्टोरी टेलिंग के रूप में उस कहानी को आगे बढ़ा रहा है, वो भी एक कैरेक्टर की तरह आ रहा है, वो भी एक चरित्र की तरह आ रहा है नाटक में, और उसका एक अपना उसकी अपनी आइडेंटिटी है। तो उसको नाटक में कंट्रीब्यूट करना, प्रयोजन मूलक, प्रयोजन को, पर्पस को, किस चीज़ की ज़रूरत हो उस हिसाब से उसको सॉल्व करने वाला हो। जी। लोक नाटक में हम क्लासिकल राग रागनियों का भी प्रयोग करते हैं। जी। और साहित्य जो क्लासिक नाटक है उसमें हम लोक
का भी मिश्रण करते हैं, कॉन्टेम्प्रेरी उसको करने की कोशिश करते हैं। चूँकि लोक को मैं ये मानता हूँ कि वो हमेशा कॉन्टेम्प्रेरी होना चाहिए, उसको बहुत ही रूढ़िवादिता और ट्रेडिशन में बनाकर उसको एक म्यूजियम का पीस नहीं बना दिया जाना चाहिए, बल्कि वो क्राफ्ट हो जाएगा। वरना उसको क्राफ्ट नहीं होने देना, इससे पहले कि वो क्राफ्ट हो उसको आप ब्रेक करिए, चेंज करिए उसको, और उसमें आर्ट रहना चाहिए। तो दिल जो है ना, इमोशन है, अगर इमोशन ख़त्म हो गया तो क्राफ्ट हो गया। और अगर उसमें जान आ गया, इमोशन आ गया, संवेदना आ गई, तो कला आ गया। बिल्कुल। तो दोनों का को मिलकर चलना होता है। टेक्निक साथ में आपको मालूम होना चाहिए। जब अभिनय कर रहे हैं तो अभिनय में करते समय इमोशन, ये तमाम चीज़ें हैं आपके पास, विचार भी है आपके पास, लेकिन आपको टेक्निक मालूम होना चाहिए कि कैसे हम दहाड़ना है, कैसे हमको ज़ोर से चीखना है, तो कितना एनर्जी जो देना है, एनर्जी का लेवल क्या होना चाहिए, तो बहुत कैलकुलेट करके, और तब जाकर, तभी ना कहते हैं कि मेथड एक्टिंग होती है। तो आप पूरा मेथड के साथ आ रहे हैं, तैयारी के साथ आ रहे हैं। मैं म्यूजिक डायरेक्टर मतलब रंग संगीत इसलिए अलग हो जाता है कि नाटक के साथ चलता है। इसलिए अलग से उसका जो डायरेक्टर होता है, तरीके से डायरेक्टर को ही म्यूजिक डायरेक्टर होना चाहिए। तभी जो कंप्लीट पैकेज देगा। सामान्य रूप से जो संगीतकार आते हैं वो बस वो तो राग रागनी और वहीं तक सीमित रहते हैं, वो चीज़ नहीं आ पाएगी, वो नहीं आ पाएगी ना। जो डायरेक्टर है, जो संगीतकार भी है और निर्देशक भी है, तो वो जब निर्देशित करेगा तो उसने भोगा है ना, उसने जिया है उस धुनों को, तभी जाकर तभी वो आती हैं। बिल्कुल। रिप्रोड्यूस करना, मैं अपने म्यूजिक को रंगमंच पर उसको रिप्रोड्यूस करता हूँ अभिनय के शक्ल में। अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ लेना चाहूँगा कि जैसे आपने यहाँ से शुरुआत किया, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आप गए प्रशिक्षण लेने के लिए। आज का जो दौर है, तो इस दौर में बहुत सारे लोग प्रशिक्षण लेना भी चाहते हैं और नहीं भी लेना चाहते हैं। तो एक कि एक्टिंग करने के लिए या फिर डायरेक्शन के फील्ड में आने के लिए प्रशिक्षण की कितनी आवश्यकता है? दूसरी चीज़ ये है कि एक सवाल मैं जोड़ना चाहूँगा कि प्रशिक्षण के लिए हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाते हैं या फिर भारतीय नाट्य अकादमी है, MPST है, या फिर कुछ और संस्थाएं जो कि चुनिंदा हैं, और इस समय प्रशिक्षण लेने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो एक तो ये कि प्रशिक्षण लेना कितना ज़रूरी है, दूसरी चीज़ ये कि अगर हम नहीं जा पाए, NSD नहीं जा पाए, हम BNA नहीं जा पाए, यानी किसी अन्य जो रिकॉग्नाइज्ड जो प्लेस है वहाँ हम नहीं जा पाए, तब फिर हम क्या करें और हम किस तरीके से अपने आप को प्रशिक्षित करें? नहीं, बहुत बढ़िया सवाल है जी। एक प्रशिक्षित होते हैं जी, ये तो बहुत ही प्रचलन में है ना कि प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित जी। तो मैं उनको बोलता हूँ कि स्वप्रशिक्षित, अप्रशिक्षित ना बोल के स्वप्रशिक्षित बोला जाना चाहिए। और खुद को, जैसे निराला जी क्या कहते थे कि मैंने मैं को बड़ा किया। बिल्कुल। मैंने मैं को पहचाना, मैंने मैं पहचाना जी, मैंने मैं जाना। और शैली के बारे में बोलते हैं कि ये मेरी शैली। हाँ, मैंने मैं शैली अपनाई, मैंने मैं शैली अपनाई जी। तो ये आपको एक शैली अपनाना पड़ेगा आपको। एक तो शायद प्रशिक्षण और अप्रशिक्षण में यही अंतर है। जो स्वप्रशिक्षित होते हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया। बहुत लोग हैं जो NSD से बड़ी लकीर जिन्होंने खींचा है जी। बहुत सारे लोग हैं, मतलब हजारों में लोग हैं जो उन्होंने एक रास्ता बनता है कि हम स्वयं से प्रशिक्षित हो करके और उन चीज़ों का अध्ययन करके अपनी एक दृष्टि डेवलप कर सकते हैं। कोर्स करिए, कहीं एक सप्ताह के लिए गए, कुछ कर लिया, शॉर्ट टर्म कोर्स करके छोटे छोटे, और खुद को ये करिए। और मुझे लगता है कि स्व प्रशिक्षण भी ज़रूरी है जी। हर आदमी प्रशिक्षित, बेसिकली टेक्निक सीखना है। प्रशिक्षण क्या है? तकनीकी उसके जो आप तो टेक्निक सीखते हैं, वहाँ पे इमोशन तो सिखाया नहीं जाएगा। वो ज़बरदस्ती सिखाया जाता है, रो वो यहाँ ऐसे बोलो ऐसे बोलो, तो बच्चा एक्टर जो है वो तो करेगा ही जी। लेकिन इमोशन आपके पास है, आप इमोशन को एनहांस करने के लिए टेक्निक
का इस्तेमाल सहारा लेते हैं जी। वो जानना चाहिए। तभी आप प्रशिक्षित कहलाएंगे। और प्रोफेशनल थिएटर में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में जी। टेक्निक के स्तर पे आपको साउंड होना होगा, जी। आपको रिच होना पड़ेगा। तकनीकी दक्षता के साथ अभिनय करना ये होता है, तभी वो परफेक्शन आएगा उसमें। तभी वो आएगा। तकनीकी दक्षता के साथ तो अब तो हम सब लोग डिजिटल एज में आ गए हैं। अब तो और बहुत ही कंपटीशन टफ हो गया है, टफ हो गया। हम लोगों के समय में भी कंपटीशन था, लेकिन मैं शैली अपनाई वाली जो बात है ना, जब मैं यूनिकनेस, मेरे म्यूजिक में यूनिकनेस पहली बार भारतीय रंगमंच में लोगों ने महसूस किया कि यह शैली जो है थिएटर में बहुत ही यूनिक है। और इसीलिए मुझे रिकॉग्नाइज किया लोगों ने, रिकॉग्निशन मिला और मान्यता लोग दे रहे हैं, आप जैसे लोग। जरूर जरूर सर। तो जी, एक जैसे एक सवाल बार बार आता है कि वो जो रंगमंच है किसका है, वो अभिनेता का है, निर्देशक का है, या फिर नाटककार का है? दर्शक किसके लिए ताली बजाता है? ये तो इस पर तो लगातार बहस हो रही है, लगातार बातें हो रही हैं। जी जी। बहुत सारे मंच पर हम लोगों ने इसको शेयर किया है। अभिनय मूलतः अभिनय जो है अभिनेता का माध्यम है। जी। तो अभिनेता अपना काम करे और म्यूजिशियन को अपना काम करने दो, लाइट वाले को अपना काम करने दो। तो सबका माध्यम है, एक सामूहिक कला है ना रंगमंच। जी। सोलो परफॉर्मेंस करना है, अभिनय ठीक है। आप अभिनय नहीं कीजिएगा तो नाटक होगा ही नहीं। तो एक डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि मुझे तो आदमी चाहिए नहीं, कोई एक्टर नहीं चाहिए, मैं पपेट बनाऊंगा, मॉपेट बनाऊंगा बड़ा बड़ा, और साउंड वगैरह के साथ कुछ करूंगा, तो मुझे नहीं चाहिए एक्टर। ये लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए। एक्टर नहीं भी रहेगा ना इस मीडियम में, तो वो किसी और के माध्यम से वो बुलवा देंगे, जानवरों से बुलवा देंगे, वो चिड़िया से बुलवा देंगे, वो किसी और मीडियम में चले जाएंगे और वो उनको जितना अभिनय चाहिए करना वो कर लेंगे। बिल्कुल। लेकिन मूलतः नाटक की शुरुआत तो मनुष्य ने किया ना। तो ये मानवीयता की शैली है, मनुष्यता की शैली भी कह सकते हैं, जो मनुष्यता की बात करता है, जो प्रो पीपुल और प्रो बात करता है थिएटर। तो कहीं ना कहीं थिएटर जो है में अभिनेता की प्रमुखता होनी चाहिए। जी। इसलिए कि वो अब स्पीच बोलता है, उसके पास टूल्स हैं, बोलना है, करना है, अभिनय शरीर है, सब सारा कुछ है। तो अभिनेता के बगैर वो प्रयोग हो सकता है, लेकिन मूल जो अभिनेता का अभिनय, नाटक जिसको बोलते हैं, वो तो अभिनेता ही करेगा, वही जादू पैदा करेगा। दरअसल अभिनेता जो है उसको थेस्पियन बोला जाता है। वो पहला जो एक्टर था जिसने बताया होगा। हाँ। पहली बार मैं तो समझता हूँ कि पहला एक्टर तो माँ होती है। बिल्कुल। बच्चा पैदा लिया, रोना शुरू किया, माँ समझती है उसकी बात, भाषा। तो बच्चे ने भाषा प्रोड्यूस किया, स्वर प्रोड्यूस किया, संगीत प्रोड्यूस किया, रोया, रोने में संगीत है, गा रहा है, मतलब हंस रहा है तो हंसने में संगीत है। माँ भी हंस रही है, माँ गा रही है, लोरी गा रही है, उसको चुप करा रही है, और तरह तरह के उसको गीत सिखा रही है। माँ जो होती हैं स्टोरी टेलिंग का आदत डालती हैं, कहानी सुनाती हैं, कथा सुनाती हैं, तो पूरे संस्कार देती हैं अपने बच्चों को, लिटरेचर से परिचित कराती हैं, समाज से परिचित कराती हैं। तो वो अभिनय माँ और बेटे के बीच में हो रहा है ना, इंटरेक्शन जो हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा। तो मैं तो जब तक लोक संस्कृति तब तक रहेगी जब तक माँ रहेगी पृथ्वी पे। माँ है तो लोक भी है। आप कितना भी बड़े IAS IPS बन जाइए, बड़े होंगे, माँ की नज़र में आप वही हैं। तो माँ, आपने खाना नहीं खाया तो खा ले बेटा। हाँ बिल्कुल, खा ले बेटा। तो नहीं माँ नहीं खाएंगे ना, बेटा खा लो। तो वो जो जिद करती है, तो ये जो फोक है, फोक यही है। तो जिसमें जीवंतता हो, जिसमें आत्मीयता हो, जिसमें ह्यूमैनिटी हो, जिसमें एक कंप्लीट जीवन हो। तो इसलिए
अभिनेता मैं मानता हूँ कि पहली अभिनेता हों या पुरुषवादी समाज है अपना, तो हम एक्टर को ही क्यों माने, अभिनेता ही क्यों, हम एक्ट्रेस को ना कहें? क्यों नहीं, बिल्कुल। ये मीडियम जो है एक्ट्रेस का ही मीडियम है, वो भी अभिनय कर रही है, तो ठीक है कि बाप भी है साथ, तो बाप और दोनों मिल के बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद बच्चा पैदा हो रहा है, तो उन दोनों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन माँ के साथ ज़्यादा बच्चा रहता है। और माएँ जो हैं आपको डेवलप करती हैं, आपको प्रशिक्षित करती हैं, आपके अंदर संस्कार डालती हैं, आपको मतलब एक तरह से का पहली ट्रेनिंग पाठशाला तो वही है, माँ से ही मिलता है। तो थिएटर तो यहीं से शुरू हो गया अगर उस रूप में देखें तो। यथार्थ में जो चीज़ें हो रही हैं उसी को मंच पर रिप्रोड्यूस करना इस थिएटर, इसलिए मैं पहला एक्टर मानता हूँ माँ है इस पृथ्वी पर, और बाप को मैं सेकेंडरी मानता हूँ। और ठीक है एक्टर इसमें भेदभाव, अच्छा ये जो ग्लानि है एक्टर में क्यों है कि मीडियम किसका है, माध्यम किसका है, इस माध्यम पे और लोगों ने कब्जा कर लिया, ये मेंटालिटी नहीं रहनी चाहिए। अब स्थिति ये है कि आपको सबको साथ लेके चलना है, और तभी आप हजारों करोड़ों लोगों के बीच जा पाएंगे जब आप उस रफ्तार उस गति में हैं। बिल्कुल। और कहा जाए कि रंगमंच तो समूह बोध की कला है, तो समूह बोध की कला में अगर हम इंडिविजुअल करेंगे तो फिर वो चीज़ जो है आप कहते रहेंगे कि झंडा एक्टर का मीडियम है, एक्टर का मीडियम है, डायरेक्टर का मीडियम है, तो फिर और एक्टर अपना कर लो, डायरेक्टर अकेले कर लो, बिल्कुल एक डायरेक्टर तो चाहिए, तभी वही तो एक दिशा देगा। नाटक का जो बोलते मास्टर स्ट्रोक जी वो डायरेक्टर मारता है, बिल्कुल। तो इसलिए मास्टर स्ट्रोक मारने के लिए डायरेक्टर भी ज़रूरी है, और डायरेक्टर जितना मेहनत कर रहा है एक्टर को भी करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा अपने अभिनय में। अगर डायरेक्टर जो है चाह रहा है कि उसको ले जाए दूसरे तोड़ के अलग उसकी ट्रांस में अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है, करवाना है चाहता है, आप नहीं कर पाते हैं, आपको डांटता है, ये करता है वो करता है, आप करने की कोशिश करते हैं, तो है तो अभिनय, सब लोग अभिनय कर रहे होते हैं जी। लाइट वाला अपने तरह से अभिनय कर रहा होता है, वो नाटक को फास्ट गति मारना है तो अपना ये करेगा। कंपोजिशनल लाइट क्या होता है, उसके साथ साथ ये भी चलता है, टेंशन बना के चलता है, साउंड अपना काम कर रहा है, संगीत अपना काम कर रहा है, सब कैरेक्टर के रूप में है। और आप ठीक है कि ये सब आपके सबऑर्डिनेटिंग कैरेक्टर है, डोमिनेटिंग कैरेक्टर तो एक्टर ही है, लेकिन उसको सबऑर्डिनेट कर रहा है। कैरेक्टर्स जो है ये सब हैं, वो चाहिए तभी, क्योंकि बगैर टेक्निक को जाने अभिनय करने नहीं आता है आपको, तो आप एक्टर नहीं हैं, आप आम इंसान हैं, आम आदमी सामान्य रूप से जैसे लोग रहते हैं जी। तो वो तो अभिनेता तभी आप हैं जब आप डायरेक्टर किस शैली में नाटक कर रहा है, डायरेक्टर क्या चाह रहा है, किस गति को चाह रहा है, तो ये सब समझने के लिए एक एक्टर को डायरेक्टर चाहिए। बिल्कुल। और उस चीज़ को आप कितना आगे बढ़ा पा रहे हैं, कितना आप उसको लेके बढ़ जा रहे हैं, तभी उसी में कोई नसीरुद्दीन शाह हो जाता है, तो कोई अमिताभ बच्चन हो जाता है, तो कोई मनोज वाजपेयी हो जाता है जी। तो इसलिए होता है क्योंकि सबके अंदर यूनिकनेस थी। जो बात हो रही है ना कि आप बिल्कुल ही लोग देखो ओरिजिनल, लोग कहते हैं कि ये ओरिजिनल है, अरे ये तो बड़ा ओरिजिनल, पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार कुछ इस तरह का। तो आप कितना ओरिजिनल हैं, कितना हम्बल हैं अपने काम में, एरोगेंसी नहीं है कि देखो मैं नाटक कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये एरोगेंसी है। नाटक को बहुत ही इनोसेंट भाव से, बहुत ही सहज होकर उसमें एंटर करने की आवश्यकता है, और तभी जाकर वो इमोशन, तभी जाकर वो जो है एक शैली, एक अभिनय या एक घटना को घटित जो है आप होते देख पाएंगे तभी। तो इसलिए इतने अभिनय के अकेले एक्टर चाहेगा सिर्फ आवाज़ से वो पूरा थिएटर कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अकेले वो कर लेगा, कभी साउंड निकालेगा, कभी कुछ करेगा, कभी नाचेगा, गाएगा, बहुत कुछ करेगा, और वो मतलब कुछ भी
एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार करेगा तो किसी मीडियम का सहारा लेना ही पड़ेगा ना। आप आग पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइट जलाना होगा, मीडियम में जाना पड़ेगा, तो इसलिए उसका लिमिटेशन हो जाता है। तो क्या करता है, प्रतीकों में बताता है कि मैं नदी पार करके हुए ऐसे ऐसे किया और मैं उस पार चला गया। तो ये जो एक्शन है तो वो एक्टर जो है वो कर सकता है और एक्टर ही करता है। लेकिन कोई दिशा देने वाला तो चाहिए उसको कि किस रूप में उसको जो है जाना है। डायरेक्टर तो चाहिए ही ना। डायरेक्टर नहीं तो अनार्की हो जाएगा, बिल्कुल, हाँ, अराजकता हो जाएगी, स्थिति हो जाएगी, बिल्कुल। कोई एक्टर किसी की बात ही नहीं मानेगा, सब कहेगा मैं डायरेक्टर हूँ, हाँ, मैं वो अपना आइडिया देना चाहेगा, वो अपना आइडिया दे रहा है, अपना आइडिया दे। एक आदमी चाहिए जो सबको समावेशी कला है, लाइट वाला, सेट वाला, म्यूजिक वाला, पूरे बैक स्टेज के साथ कंटेंट, एक्टिंग, उसका जो ये उस एक शैलीबद्ध आपने किया हुआ है उस पे काम, स्टाइल को। तो एक तरह से ट्रेनिंग, प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस, ये तीन स्टेज मैं लगातार उस स्टेज पे काम करता हूँ। पहले ट्रेनिंग देते हैं, गाने की हो चाहे उस प्ले में अभिनय की, उसके बाद उसका प्रैक्टिस करते हैं। ये खूब प्रैक्टिस वगैरह हो रहा है करते करते देन परफॉर्मेंस में फिर आते हैं। तो आजकल क्या है कि आजकल तो ट्रेनिंग पीरियड में ही सोचता है सब कि परफॉर्मेंस हो जाए। हाँ, तो तत्काल बस जो है तत्काल उसको चाहिए, तो वो नहीं होगा ना। वैसे पूरे प्रोसेस में रहना पड़ेगा। एक चीज़ और, आज चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया और तमाम चीज़ें जो हैं, तो आज के दौर में थिएटर करना कितना मुश्किल हो रहा है? मुश्किल तो है और खर्चीला है। आप कम पैसे में नाटक करेंगे तो आपके नाटक को कोई क्यों देखेगा? नाटक में कुछ खड़े हो जाइएगा, कहे कि सुनो सुनो मैं नाटक कर रहा हूँ, हाँ, तो फिर तो मान लिया कुछ लोग खड़े भी हो जाएंगे, तो आप क्या कर रहिएगा? आपको तो सहारा चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ढोलक बजाने वाला ही मान लिया खाली ढोलक पे ही हम नाटक करें, तो ढोलक वाला चाहिए ना। तो इसलिए उसको लेना पड़ेगा अन्य कलाओं का सहारा लेकर, और अभिनय को तब वो एनहांस करे, अभिनय को लेके आगे बढ़े। तो इसीलिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। लोग कलाकार बहुत अच्छे टैलेंटेड होते हैं लोग, लेकिन कला में ने कला को मार दिया, उसी में मर जाते हैं वो, और एक ही उसी में मरे हुए रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते, जिंदा उसको नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए लोग कलाकार लोग बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा, लेकिन उनको कोई कहीं इतिहास में नाम दर्ज नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि उन्होंने अगर प्रशिक्षण ले लिया होता, टेक्निक्स जान लिया होता, सीख लिया होता, तो महानगर चले गए होते, इधर उधर देश दुनिया देखते, एक्सपोजर होता, तो वो कलाकार, वही कलाकार जो है, जैसे हबीब तनवीर जी ने किया जी, वो विस्तार किया। हम लोगों ने स्लम के बच्चों को लेकर जो काम किया, वो तो मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, जो सामाजिक सरोकार की बात करते हैं। मैं पूरा बैच मेरा बॉम्बे जा रहा था, मैं पटना लौट रहा था ट्रेन से। अच्छा। और सब बॉम्बे जा रहे थे कि चलो यार बॉम्बे चलते हैं, ना हमारा ग्रुप है ऑलरेडी। लौटे वापस, आने के बाद 4 साल जम के थिएटर किया, और फिर उसके बाद फिर श्री राम सेंटर से मुझे बुलावा आ गया। इन दिनों रहते हुए मैंने पटना में उगना तैयार नाटक किया। इन्हीं दिनों फिर ये बहुत सारे नाटक हुए, हीरा डोम हुए, निराला हुआ, निराला तो नीलकंठ निराला हुआ, कंपनी उस्ताद हुआ। तो उस समय ढेर इस तरह के नाटक हुए। और फिर मेरा सवाल सर वहाँ पे है कि आज का जो दौर है, इस दौर में कितना मुश्किल हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक और तमाम चीज़ से, कि आज बच्चे आते हैं कि तुरंत रील्स बना लेना और तुरंत यूट्यूब पे अपना काम कर लेना, और ऐसे में अभिनेताओं को जोड़ना, उनको प्रशिक्षण देना एक लंबा प्रोसेस है, जबकि हर आदमी चाहता है कि तुरंत मैं हाईलाइट हो जाऊँ, तुरंत मुझे एक्सपोजर मिल जाए। आजकल का एक्टर तो टुकड़ों में जी उसकी हम लोग बोलते हैं कि एक एपिसोड में काम कर लिए 2.5
कितने मिनट का होता है एक एपिसोड? 25 मिनट का, 25-22 मिनट और हाँ। विज्ञापन मिला के जी। तो लोग कहता है कि यार मेरी ज़िंदगी 25 मिनट 25 की मिनट की है है। मात्र है। तो 25 मिनट या कुछ लोग एक्टर जब एक्टिंग कर रहा है उसमें तो 2.5 मिनट मिला होगा मुश्किल से उसको काम करने का तो 2.5 मिनट मैंने जी लिया। तो टुकड़ों टुकड़े में फिर उसके बाद यहाँ कैमरा ऑफ किया, फिर दूसरी जगह गए, 2.5 मिनट वहाँ कर लिया, 2.5 मिनट वहाँ कर लिया। तो ये जो आज के बच्चों में जो चालूपना है कि वो सब काम कर लेते हैं तो कर लेते हैं। एक तरह से कहा जाए कि आज के दौर की मांग है, वो देख रहा है कि उतना मेरे पास वक्त नहीं है, तो इसलिए उसने अपने आप को ये कर लिया है कि मार्केट में अपने आप को कैसे जिंदा रखना है, कैसे चलना है मार्केट के साथ, मीडियम के साथ चलना है। सिनेमा वही किया, टेलीविज़न वही कर रहा है, तो इसलिए एक्टर लोग ज़्यादा सिनेमा की तरफ जाएगा, जा ही रहा है। और ये थिएटर से ज़्यादा ग्लैमर सिनेमा को है। थिएटर में तो ग्लैमर है नहीं, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो जो रंगमंच है, कांति जी कहते थे कि ठीक है हमको रोटी हम खा लेंगे लेकिन ब्रेड बटर हम नहीं खा सकते हैं। ब्रेड तो मुझे देगा थिएटर, लेकिन अगर मैं सिनेमा में चला जाता तो ब्रेड बटर मिल जाता है। लेकिन अभी मैं थिएटर में सिर्फ रोटी से काम चलाना होता है। सर बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे, फिर कभी बैठक करेंगे हम लोग। एक आखिरी सवाल सर कि हमारी जो आज की जनरेशन उसको मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? जो बच्चे थिएटर से जुड़ना चाहते हैं या फिर बच्चों कुछ करना को मैं ये कहना चाहता हूँ जी, ये नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं जो थिएटर करना चाहते हैं, कुछ सफल होना चाहते हैं जीवन में, तो आपके अंदर एक ज़िद होनी चाहिए कि मुझे हासिल करना है किसी भी शर्त पे, चाहे कुछ हो जाए। और ज़िद के साथ साथ जुनून भी चाहिए। तो जुनून पागलपन की हद तक जुनूनी है, वो जुनूनीपन आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर जिसको कहते हैं ना सुर लग गया, तो सुर लग जाना चाहिए। उनको सुर के साथ लगना चाहिए। नई पीढ़ी के जो करने वाले लोग हैं कि सिर्फ अभिनय उसके साथ अभिनय को के अंतर्गत गायन भी आता है, नर्तन भी आता है। एक्टर कंप्लीट है। अगर एक्टर को नर्तन करने नहीं आएगा, गायन करने नहीं आएगा तो एक्टिंग क्या करेगा? इसलिए वो करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इवन हम सबको कि विद्यार्थीपन रहना चाहिए। हम सबों सीखने की प्रवृत्ति जो है, प्रवृत्ति हमेशा रहनी चाहिए। मैं अभी भी अपने आप को विद्यार्थी ही मानता हूँ। हमारे सीनियर जब आ जाते हैं उस वक्त हम विद्यार्थी हो जाते हैं। तो और जब जहाँ गुरु की भूमिका में रहना है वहाँ वो तो रहते ही हैं। तो इसलिए बिल्कुल ही हम्बल रहिए, ज़्यादा ये नहीं, एरोगेंसी नहीं अपने व्यक्तित्व में, बहुत सहज होकर और ईमानदार होकर। ईमानदारी बड़ी ज़रूरी है। आप अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदारी बरतिए, उसके साथ कोई फ्रॉडिज्म नहीं, उसके साथ न्याय कीजिए, तभी आप जो कुछ भी करना चाहते हैं। कहा गया है कि भोजपुरी में शिवपूजन सहाय जी, आचार्य शिवपूजन सहाय जी भोजपुरी में बोलते थे कि रउआ टेबले पे काम करी तो रउआ टेबले पे काम करी, प्रतिभा के तो पर होला, प्रतिभा के तो पर होला, उड़ जाई, तो रउआ टेबले पे काम करी। तो काम अगर आप ईमानदारी से टेबल पे बैठ के भी कर रहे हैं तो आपको आपकी ईमानदारी का फल मिलेगा। आप काम जानते हैं तो आपको काम मिलेगा। अभी एक्टर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम सिर्फ अभिनय करेंगे, उनको अप्लाइड आर्ट की तरह लेना चाहिए एक्टिंग को।
मैं तो यही कहूँगा। बिल्कुल, बहुत सारे अभिनय आते हैं तो सिर्फ एक्टिंग, जिसे सिनेमा में लोग आए एक्टिंग करके निकल गए, जबकि थिएटर में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, क्राफ्ट तैयार करना, पेंटिंग है, सारी चीज़ें हैं, तो उस पर लोग काम करना नहीं चाहते, बस ये तुरंत कुछ करके फिर निकल लिए। वो सब जानना पड़ेगा, कंप्लीट थिएटर के पूरे प्रोसेस से, झाड़ू लगाने से लेके चाय पिलाने से लेके, हम लोगों ने बहुत लोगों को चाय पिलाई है और सीनियर्स को, और सिगरेट सब पीता था हमसे मंगवा के, हम छोटे थे। फिर पान मंगवाता था, उसमें पान का चलन बहुत था, तो मैं भी पान खाता था। पान खाने में तो मैं बदनाम था। एनएसडी में क्लास में बैठ के पान खाते और गुरुजी से प्रश्न करते थे, तो गुरुजी कहते जाओ जाओ निकलो, पान फेंक कर आओ। तो फिर आते थे, फिर जो पूछना होता है, तो देसीपन था हमारे अंदर। तो आप अपने अंदर का जो देसीपन है उसको बचा के रखिए, अपनी जड़ों से जुड़ के रहिए। थिएटर ऑफ रूट्स की बात हम लोग कर रहे हैं जी। अपने रूट्स को पहचानिए, फिर अपने आसपास की चीज़ों को जानने की कोशिश करिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे नौजवान मित्र हमारे रंग साथी हैं कि वो ये नहीं कर पाते हैं, उनको ट्रेनिंग के प्रोसेस में नहीं जाना चाहते हैं। आपका हर काम वो ट्रेनिंग के प्रोसेस के तहत ही तैयार होगा जी। तो आप हर काम को आइए और उसमें इन्वॉल्व हो जाइए, सब काम करने के लिए तत्पर रहिए। आप कॉस्ट्यूम भी कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जहाँ मौका मिला, जो मिला देख रहे हैं ये चीज़, वहाँ खड़ा हो जाइए और हर काम आप करिए, तब टोटल थिएटर आप करिएगा। और ये सामूहिक विधा है, इस विधा ये सामुदायिक कला है, इसको कहा गया है कि समावेशी कला है। तो सबको मिलजुल के काम करना होता है, तो सबके साथ मिलजुल कर प्यार से, मोहब्बत से, और जब आप अभिनय करेंगे या थिएटर करेंगे तो वही ईमानदारी जो है काम आएगा। आप आने वाले दिनों में ईमानदारी को बचा के रखिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने इतना समय दिया, और हम लोग सर की जीवन यात्रा के बारे में, कला यात्रा के बारे में और तमाम चीज़ों के बारे में एक लंबी बातचीत हम लोगों ने किया। नाटक भी देखने भी जाना है। जी, अभी नाटक भी देखने जाना है, तो फिर कभी हम लोग मिलेंगे और बाकी चीज़ों पे भी हम लोग बात करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू।